हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी ब्लड फिजियोलॉजी का फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम पहले से ही क्या जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट होता है इनसाइड द आरबीसीज। तो क्या आरबीसीज के बाहर भी कुछ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है? बिल्कुल। किसकी मदद से? हैप्टोग्लोबिन की मदद से, बट ये बहुत कम होता है। इसके बाद नॉर्मल लेवल्स देखेंगे। अगर हम न्यू बॉर्न बेबीज में देखें तो हीमोग्लोबिन की लेवल्स जो होती है वो होती है 23 ग्राम पर डेसीलीटर नियर अबाउट। इसके बाद अगर अडल्ट मेल में देखें तो नियर अबाउट 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर, और अगर फीमेल्स में देखें तो 12 टू 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक तो इसमें हीम पार्ट होता है और इसमें ग्लोबिन पार्ट होता है। हीम पार्ट क्या होता है? ये एक आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है जिसके 4 यूनिट्स होते हैं। ठीक, कितने यूनिट्स होते हैं? 4 यूनिट्स। और ग्लोबिन पार्ट में चेन्स आते हैं, 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स। जो अल्फा चेन्स होते हैं वो 141 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं और जो बीटा चेन्स होते हैं वो 146 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं पर चेन। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। ये कुछ बेसिक था हीमोग्लोबिन के बारे में। इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स हीमोग्लोबिन की। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन। अडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है? अडल्ट हीमोग्लोबिन में HbA टू होता है। जो HbA होता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होते हैं, और जो HbA2 होता है उसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन्स होते हैं। ठीक, इधर तक तो समझ आ गया। इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो होता है फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं? 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 गामा चेन्स होती हैं। अब ये गामा चेन आने के कारण क्या हो जाता है, ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है। ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है एल्कली मीडियम के अगेंस्ट। और ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये कब तक डिसअपियर होगा? बर्थ होने के 2 से 3 महीने बाद ये फीटल हीमोग्लोबिन को कौन रिप्लेस करेगा? एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद वहीं पे एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन बार्ट्स डिजीज। ठीक, इस केस में क्या होता है, हम कह रहे थे कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 गामा चेन्स होते हैं, पर हीमोग्लोबिन बार्ट्स डिजीज के केस में चारों जो चेन्स होती हैं वो गामा चेन्स होती है। तो ये किस फीटस या चाइल्ड में होती है? जिसको क्या हो? जिसको थैलासीमिया हो। ठीक, तो इधर तक क्लियर हो गया। इधर तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमने नॉर्मल लेवल्स देखे, हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा, हमने हीमोग्लोबिन के 2 टाइप्स देखे, अडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक, इसके बाद हमने हीमोग्लोबिन बार्ट्स डिजीज देखी। अब हम देखेंगे हीमोग्लोबिनोपैथीज। ठीक, तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें, हीमोग्लोबिनोपैथीज। हीमोग्लोबिनोपैथीज डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमने क्या कहा। हमको ये याद रखना है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है ये कितना, ये 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक, तो हम में ऑन एन एवरेज कितना होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारी ब्लड में जो होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने को कैरी करेगा? ये कैरी करता है 20.1 ml ऑक्सीजन। कितना? पर डेसीलीटर या पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, ये याद रखना था। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे हीमोग्लोबिनोपैथीज। हीमोग्लोबिनोपैथीज में जो हीम पार्ट होता है यानी जो आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है ये नॉर्मल होता है, लेकिन जो ग्लोबिन पार्ट होता है जिसमें ये चेन्स आती हैं यही अफेक्टेड होता है। ठीक, तो अब ग्लोबिन पार्ट कैसे अफेक्टेड है? चलो इसमें सबसे पहला देखते हैं थैलासीमिया। तो थैलासीमिया में क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होने से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें डिक्रीज्ड फॉर्मेशन हो रहा है, या तो अल्फा चेन का या तो बीटा चेन का, या डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ना हो कि कंप्लीट एब्सेंस भी हो सकती है। ठीक, अल्फा या बीटा चेन की। सर्वे के अनुसार जो बीटा चेन है, बीटा थैलासीमिया जो है वो ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू अल्फा थैलासीमिया। ठीक, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम पढ़ते हैं HbA1c। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसमें शुगर अटैचमेंट होता है हीमोग्लोबिन के साथ। 4 से 5% अगर शुगर अटैचमेंट हो तो ये 4 से 5% होता है नॉर्मल, लेकिन अगर शुगर अटैचमेंट हो 5.5 से 6% तक तो ये पेशेंट कैसा होता है? डायबिटोजेनिक। इसके बाद अगर 10% से ज़्यादा हो तो ये केस है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का। ठीक, तो ये केस है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का। तो ये हमने थैलेसीमिया देखा और ये हमने क्या देखा? HbA1c।
इसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, वो है सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया को हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि इसमें पढ़ने में मज़ा भी आए और कभी भूले भी नहीं। तो सिकल सेल एनीमिया देखिए, जो हमारी हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जीन होता है वो होता है HBB जीन, HBB जीन। तो जो इसका 6th कोड होता है, जो इस जीन का 6th कोड होता है वो होता है CTC। अब सिकल सेल एनीमिया के केस में वो किसी म्यूटेशन के कारण कैसा हो जाता है, वो चेंज हो जाता है इनटू CAC, जिसके कारण जो RNA वो CTC बना रहा था, GAG उसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA GAG, वो ना बन के CAC का कॉम्प्लीमेंट्री RNA GUG बन रहा है। तो GAG से जो प्रोटीन बन रहा था ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, पर अब जो एबनॉर्मल प्रोटीन बन रहा है एक सिकल सेल में वो बन रहा है वैलीन। आप कहोगे ग्लूटामिक एसिड पहले बन रहा था अब वैलीन बन रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, इस वैलीन के कारण ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कराता है, सेल के अंदर ये क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण सेल का इलोंगेशन हो जाता है और उसकी शेप नॉर्मल शेप से कैसी चेंज हो जाती है इनटू सिकल शेप्ड सेल। आप कहोगे चलो सिकल शेप्ड हो गई, तो इस सिकल शेप्ड होने से क्या होगा, तो इस सिकल शेप्ड होने से देखो ये तो कैपिलरी, ये तो ब्लड वेसल्स में नॉर्मल फ्लो हो रहा था हेल्दी सेल का, पर जब सेल कैसी बन गई, सिकल शेप्ड बन गई, तो ये क्या करती है, ये सर्कुलेशन को ब्लॉक करती है। ठीक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कुलेशन ब्लॉक हो रही है, देखिए सर्कुलेशन ब्लॉक हो रही है सिकल शेप सेल के कारण, और इसके बाद हीमोलिसिस भी हो जाता है। ठीक, सर्कुलेशन ब्लॉक और हीमोलिसिस, तो ये है सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें एक मज़ेदार पॉइंट ये है, ये जो पहले मिला था नाइग्रोज में, अब इसके बारे में एक मज़ेदार पॉइंट ये है कि जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है किसी इंसान को, ठीक, तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम मलेरिया। क्यों, इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो ये सिकल शेप्ड सेल है इसमें क्या हो रही है, मेम्ब्रेन की इलोंगेशन हो रही है, तो मेम्ब्रेन ज़्यादा पोरस बन जाती है। जब ये मेम्ब्रेन ज़्यादा पोरस बन जाती है तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या आ जाते हैं, जो अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं जो इस मलेरियल पैरासाइट के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो क्या वो बाहर आ जाते हैं। तो पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या है, ये जो सिकल शेप्ड सेल है इसका जल्दी जल्दी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो इसके अंदर मलेरियल पैरासाइट होता है, जो मलेरियल प्लाज्मोडियम होता है, उसका भी जल्दी जल्दी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसके कारण भी क्या, ये जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोग होते हैं वो मलेरिया से रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक, तो इतना ही है हमारी इस हीमोग्लोबिन वाले टॉपिक में, ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमें पहले से ही पता होती हैं। तो ये सिकल सेल एनीमिया को अच्छे से देखिएगा, और जो बाकी हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं उनको भी ठीक से देखिएगा, नॉर्मल काउंट्स को याद कर लीजिएगा। थैंक यू।